That's why I've made the coordination group of the university, guys. It has been, you can ask your seniors, it has been very helpful for them for their preparation. A lot of students have posted questions from their internals and past year papers, and then they start discussing it. I try to pitch in wherever I can, given the time frame that I have. So that could be useful, and you can, if you're there on the group, formula again. Now, coming to one of the most important chapters for your course, which is the state of the economy. Now, इस state of the economy में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि what has been the state, what economy का आप basically एक restock. So as budget और economic survey में फ़र्क क्या होता है? Budget जो होता है वो usually prospective होता है, ठीक है? Why is it prospective? Because it is 1 February 2022 को जब आपने बजट बनाया तो वो बजट आपने प्रोस्पेक्टिव बनाया फॉर 2022-23 के लिए, फ्यूचर लुकिंग होता है. वेयरएज इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है. इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है, जबकि 22 खत्म नहीं हुआ था उस टाइम पे जब सर्वे आया. सो this is backward looking. It's kind of a reflection into what has happened in the economy in the last 1 year. So it is a reflection on 2021-22. Now what we see in this particular year is that हमारी जो strategy थी हमने उसको evaluate किया कि what was our strategy in 2021-22. Remember, this was the second year of COVID. 2020-21 was the first year of COVID. So we are kind of retrospectively looking at our policy and how did we perform. So the name of this particular policy that we have given is called as agile strategy or a barbell strategy. Agile and a barbell strategy. Now what is this agile strategy? Agile का मतलब क्या होता है? Someone who is nimble footed. ठीक है, someone who works with alacrity. Essentially when we talk about this agility in policy framework, हम अगर हम जब पॉलिसीज बनाते हैं यूजुअली हम बहुत सारा डेटा देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूजुअली जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग है वो यूजुअली स्लो रहता है. बट इन टाइम्स ऑफ कोविड जो है यू कांट रिलाई ऑन से जीडीपी फिगर्स. अब देखो जीडीपी की फिगर कैसे आती है? जीडीपी की फिगर जो होती है वो क्वार्टर वाइज आती है. तो Q1 जो है, अगर क्वार्टर वन अगर इकोनॉमी का देखोगे तो वो क्या होता है? वो होता है आपका अप्रैल, मई और जून. ये आपका Q1 होता है, क्वार्टर वन. तो अगर आप जून 2021 के अंदर बैठे हो और देखना चाहते हो कि इस क्वार्टर में क्या हुआ, तो उसका डेटा आपको कब मिलेगा? जुलाई एंड अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 31 को ये डेटा आएगा. तो अगस्त 31 को अगर इस क्वार्टर का डेटा आएगा तो वुड यू बी टू लेट टू बेसिकली चेंज टू मेक एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी? तो इसीलिए यू नीड रियल टाइम इंडिकेटर्स. ठीक है, रियल टाइम डेटा आपको चाहिए होता है, रियल टाइम इंडिकेटर्स देखने होते हैं और उसके बेसिस के ऊपर यू वांट टू मेक पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, सो this is called as an agile strategy where you are nimble footed and you take what is called as high frequency data. high frequency data आप देखते हो, वो high frequency data किस तरीके का होता है? वो high frequency data होता है फॉर एग्जाम्पल PMI का डेटा हो गया या इन्फ्लेशन का डेटा हो गया. इन्फ्लेशन इज एक्चुअली नॉट ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी. या फिर CMI का डेटा हो गया. एक ऑर्गेनाइजेशन है महेश व्यास की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. सो उसका आपका वीकली आपको एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिल जाता है. देन यू हैव अदर डेटा सोर्सेज लाइक IIP जो आपको पास मंथली आपके पास डेटा आता है. सो दिस इज मंथली डेटा. सो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट्स का आपका डेटा हर मंथ आता है. So in fact there is this entire chart of data that I teach usually where I teach students जो मेरे साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, that डेटा कब रिलीज हो रहा होता है और उस डेटा को हम ट्रैक करते हैं. हम एक बेसिकली एक गूगल कैलेंडर लेके आते हैं और उस गूगल कैलेंडर पे हम डेटा ट्रैक करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि अच्छा महीने एवरी मंथ व्हाट इज द डेटा चेंजिंग और हाउ इज द डेटा चेंजिंग. तो इस बेसिस के ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस देखते हो. तो इमीडिएटली जब आपके पास नया डेटा आ गया
तो आप उस डेटा के बेसिस के ऊपर आप यू कैन फॉर्मुलेट अ न्यू पॉलिसी। अनदर, अगर मैं न्यू एज आपको डेटा सेट्स बताऊं, तो न्यू एज डेटा सेट्स क्या है? देयर इज अ डेटा सेट कॉल्ड एज गूगल मोबिलिटी या फिर एप्पल मोबिलिटी। जब आप जब आप मोबाइल यूज करते हो और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास वो उसको ये भी पता है, फॉर एग्जांपल आई टीच एट गार्गी, तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, माय मोबाइल, माय आईओएस इमीडिएटली प्रॉम्प्ट्स मी अप दैट दिस मच टाइम इज देयर टू रीच गार्गी कॉलेज, which essentially means that Google is tracking you and it knows your workplace as well, it knows your home as well, and if you're going to your workplace, it can judge कि अच्छा ये बंदा ये कॉलेज जाने लग गया है, पिछले 2 साल से नहीं जा रहा था। सो इट ट्रैक्स। सिमिलरली अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी पार्क में जा रहे हो, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, इट ऑल्सो कीप्स अ ट्रैक ऑफ दैट। सो गूगल गिव्स आउट दिस डेटा सेट टू चेक कि आपकी मोबिलिटी कितनी है। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होता है, एयर फेयर्स के ऊपर होता है, होटल की ऑक्यूपेंसी रेट के ऊपर होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर मॉडर्न डेटा सेट्स गाइस। सो ये मॉडर्न डेटा सेट्स को आप एनालाइज करके देख सकते हो कि वेदर योर इकोनॉमी इज रिवाइविंग और नॉट रिवाइविंग, क्या स्टेज है, क्या पोजीशन है। इट्स काइंड ऑफ टेकिंग पल्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड बेस्ड ऑन दीज रियल टाइम बेस्ड indicators, then you can change or you can have a policy prescription कि अच्छा सर्विसेज सेक्टर में ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप सर्विसेज सेक्टर के लिए कोई नई पॉलिसी ले आओ। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर अच्छे से आ नहीं रही है, लेबर की मोबिलिटी नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग को ये क्या कहते हैं, इस तरीके की कोई पॉलिसी लेके आओ। सो दैट इज हाउ यू मेक दिस पर्टिकुलर एजाइल स्ट्रैटेजी। The other thing is barbell strategy. Now, what is this barbell strategy? If you've seen in a gym, there is a barbell rod. तो वो उसका कंटेक्स्ट यहाँ पर कैसे आता है कि सबसे पहले आपने क्या किया, जब कोविड आया तो आपने सबसे पहले सेफ्टी नेट्स मेंटेन करने शुरू किए कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है आप उसको सेफ गार्ड करोगे। तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शन थे, फॉर एग्जाम्पल the people who were poor, who would not be able to afford food as well, आपने उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री खाना दिया। इनफैक्ट अभी तक, आज तक पिछले 2 सालों से इनको 5 kg पर पर्सन खाना फ्री दिया जा रहा है। तो इससे आपने ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्री मेडिकेशन शुरू कर दी, फ्री आपका वैक्सीन शुरू कर दी। सो ऑल ऑफ दिस इज टू टारगेट द वल्नरेबल सेक्शन, एंड फ्री गैस के सिलेंडर्स कुछ दिए गए उन इनिशियल कुछ मंथ्स में कोविड में। माइग्रेशन में हेल्प की गई, एनआरईजीए में खूब सारा पैसा डाला गया क्योंकि अ लॉट ऑफ लेबर विच विल गो बैक टू देयर विलेजेस, हाउ विल दे सर्वाइव, तो उनके लिए एनआरईजीए का कुछ सर्विस होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज वर बेसिकली योर these were all your barbell kind of strategy where you are putting safety nets, and then apart from that, to boost the business you were also supporting the MSMEs। तो आपने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्लश कर दी थ्रू योर आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम कर दिया, क्या कहते हैं, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज जीसैप्स, जिसके थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट ने भी खूब सारी स्पेंडिंग शुरू कर दी। सो ऑल ऑफ दैट क्रिएटेड लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो सेट कि अच्छा अभी आप कुछ महीनों के लिए देयर विल बी ऑल मोरेटोरियम ऑन लोन्स। सो ऑल ऑफ दीज बेसिकली हेल्प्ड द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल to kind of revive and withstand the onslaught of COVID. So this was essentially the barbell strategy where you were trying to take care of the business community and the economy, as at the same point of time your initial goal was to kind of somehow save the most vulnerable section. So this is what we are talking about in this particular chapter, and apart from that इंडिया ने इस पीरियड में काफ़ी एक स्ट्रैटेजी, काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई थी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया था, दे स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू देयर इकोनॉमी। जैसे यूएस में आज की डेट में 8-9% का इन्फ्लेशन है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी में खूब पैसा बांट दिया, और आज की डेट में वो सारा पैसा लोगों के हाथ में बैठ गया और आ गया, और इकोनॉमी ओपन अप हो गई, तो एकदम से ओवर हीटिंग हो रही है इकोनॉमी इसके अंदर। वो इंडिया के केस में भी हो रहा है, बट इंडिया बिकॉज इट डिड नॉट हैव सो मच ऑफ कैश और सो मच ऑफ रिसोर्सेज टू गिव, सो इंडिया इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ पेंट अप डिमांड के ऊपर अपने पैसा पहुंचाने के बजाय, व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड दीज सप्लाई साइड रिफॉर्म्स।
हमने लेबर मार्केट रिफॉर्म्स किए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नितिन गडकरी के अंदर हाईवेज एंड रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, हमने इन सारी चीज़ों में पैसा स्पेंड करना शुरू कर दिया खूब सारा। तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग योर कैपेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द शॉर्ट ऑफ कैपेक्स। तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजी था वो था पिछले 2 सालों में कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम कर सकते हो उतना कम कर लो। सो this is how you basically formulated your policies in times of COVID. Then coming to the impact of COVID, again you can read about this V-shaped recovery and the small impact that the economy had on in Q1 of 2021-22 because of the second wave. Then if you see the economy in general, then हमारा agrarian sector जो था that was probably the silver lining, because ये sector जो है it was least impacted by the pandemic and it grew by around and it expected to grow by around 3.9% in 2021-22 while it was growing at 3.6% in the previous year. तो ये जो sector है अच्छी तरीके से grow किया, whereas industrial sector जो है उसके ऊपर एक major setback आया था last year. It contracted by around 6.97% in 2020-21 and now it's expected to revive to around 12% growth rate. तो clear V-shaped recovery है कि -7% से एकदम से 12% की growth rate. But at the same point of time ये जो इंडस्ट्री के अंदर growth rate आई है, you have to see कि ये low base पे growth rate आई, क्योंकि यहाँ पर आपका base ही इतना कम हो गया तो इसलिए growth rate ज़्यादा आपके, so you have to be careful about interpreting all these growth figures. And then if you see the services sector जो है, और अच्छा by the way इंडस्ट्री का growth rate जो है वो गिरने का एक बहुत मेजर रीजन है कि वर्ल्ड के अंदर जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स, बहुत सारी कंट्री के पोर्ट्स बंद हो गए थे, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बंद हो गए थे, ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बंद हो गया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहे थे इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेशन ऑफ लेबर was there. So all these reasons led to the global supply chain disruptions, and वो दिखता भी है इन शिपिंग कॉस्ट जो है वो 10 टाइम्स हो गई थी पिछले 1-1.5 सालों में। एक कंटेनर की कॉस्ट 10 गुना हो गई थी। यू माइट हैव सीन मर्चेंट नेवी के कंटेनर्स, तो जो मर्चेंट नेवी के जो एक कंटेनर है उसकी कॉस्ट 10-10 गुना हो गई है पिछले कुछ सालों में, पिछले एटलीस्ट 2 सालों के अंदर, बिकॉज देयर हैव बीन सो मच ऑफ शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स इन द वर्ल्ड. So that had led to this particular situation of contraction, and now things are improving, इसलिए इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इम्प्रूव हो रहा है. बट सर्विसेज सेक्टर जो है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. उसका जो कॉन्ट्रैक्शन था लास्ट ईयर वो -8% का था और अब +8% का इंक्रीज है. बट इस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है? बिकॉज दीज आर यूजुअली ह्यूमन कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज. IT enabled सर्विस छोड़ दो, जो हम कर रहे हैं वो IT enabled सर्विसेज हैं. बट think of Ola, Uber, your airware industry, your restaurant industry, your tourism industry. All of these industries were really hard hit. और कई इंडस्ट्रीज आज तक रिवाइव नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल मूवी थिएटर हैव स्टिल नॉट रिवाइव टू द लेवल्स that were there earlier. So this basically shows that there is still a problem in terms of services sector का sustainable growth. Now one of the ways to revive the economy is, तो ये तो इसको हम बोलते हैं, by the way guys, this is what I teach in civil services as well, that there are two sides of the economy. One is the GVA side, which is basically the supply side of the economy. Supply side of the economy comes from agriculture and industry and services. And then उसका हम certain फिर सब segregation decomposition भी देखते हैं. The demand side of the economy comes from the GDP, which represents the demand side of the economy. This demand side of the economy comes from your Keynesian 4 sector economy, your consumption plus investment plus government spending plus net exports. Okay, so this is the two sides of the coin.
Alankrita, you can just ping me on my WhatsApp, on my number, and I will add you to that coordination group. You can spread the word also. If anyone from other colleges wants to, I'll add you there. Now, so ये हमारा डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी है. अब ट्रेडिशनली हम जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है. हमारी कंट्री के अंदर हमारा जो अगर आप कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन और ये गवर्नमेंट कंजम्पशन, इन दोनों कंजम्पशंस को ऐड कर लो तो अराउंड 70% जो जीडीपी है कम्स फ्रॉम कंजम्पशन. ठीक है, बहुत कम 1-8% आपका नेट एक्सपोर्ट से आ रहा होता है और बाकी जो 30% है वो इन्वेस्टमेंट से आ रहा होता है. बट कंट्री जो है वो यूजली इन्वेस्टमेंट से चलती है. सो इफ यू रिवाइज योर मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, चाहे आप हैरोडोमार मॉडल ले लो या इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल ले लो या फिर आप सोलो मॉडल ले लो, ये सारे मॉडल्स क्या बोलते हैं? ये सारे मॉडल्स बोलते हैं कि बॉस हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है. ठीक है, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें कि हमारा गोल्डन रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ जाए. उन सबके रीजंस अलग हैं. ठीक है, हैरोडोमार का अलग रीजन है, फिर उसके बाद सोलो का अलग है, इंडोजेनस का अलग है. बट अल्टीमेटली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट चेंज. How do you save and then convert it into investment and then boost up your potential out. So that investment in macroeconomic terms we call it as GCF, gross capital formation. This gross capital formation in itself is made up of a number of things, of which the most important item is gross fixed capital formation, GFCF. And GFCF is one of the ways through which you can boost up the investment. कि आप फिक्स इन्वेस्टमेंट लाइक फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, रेलवेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, फैक्ट्री और नए कॉलेजेस खोल रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो. ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ बिकॉज the hands of the private sector were quite restricted in terms of spending because of COVID, the government had to step up its act. And it was the government which started spending huge amount of public expenditure through gross fixed capital formation on infrastructure, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी में एक रिवाइवल लाने की कोशिश कर रहे थे. So it was a government led effort to revive the economy. So this is a typical Keynesian policy measure. एक typical Keynesian policy measure है जो कीन्स कहता है कि you have to have what is called as expansionary fiscal policies. With high role of government of the government of the day. Then थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन के बारे में दे रखा है, हेल्थ रिस्पॉन्स के बारे में दे रखा है, एंड इन्फ्लेशन वापस आ गया है. इन्फ्लेशन अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर योर एग्जामिनेशन कि व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हाउ डज MPC actually make the policies and then target the inflation rates. All of that is important for your course. See, this is what I was telling you, that government's response was opted for a safety net for vulnerable section on one hand and Bayesian updating on the other hand. Barbell strategy, ये हमने हमारी strategy थी. And the key enabler of this flexible iterative agile strategy is to use 80 high frequency indicators जो मैंने आपको बताया. And बिकॉज एनवायरमेंट इज वेरी अनसर्टन, आपको रियल टाइम डेटा चाहिए, आप रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हो. सो देन यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस व्हाट आई हैव मेंशन. ये सारी चीज़ें यू कैन इजीली रिलेट. डोंट गेट फिक्सेटेड विद ऑल द डायग्राम्स गाइज एंड ऑल द फिगर्स. नन ऑफ देम आर की. सिर्फ ब्रॉड ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आइडिया होना चाहिए. यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज फिगर्स एंड ऑल दिस डेटा. ठीक है, इन जनरल जैसे मैंने कंजम्पशन में आपको बताया कि कंजम्पशन के अंदर हमारा कंजम्पशन बेस्ड ड्रिवन इकोनॉमी है और हमारा कंजम्पशन हिट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, बट इट इज़ नाउ गेटिंग नॉर्मलाइज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और हमने कैसे कैपेक्स इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट के अंदर. एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. बारबेल स्ट्रैटेजी. Barbell strategy is bouquet of safety nets to cushion the impact on vulnerable section with a flexible approach on Bayesian updating on information. Bayesian updating from information basically मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी information change हो रही है आपकी strategy change हो रही है.
सो दिस इज और बेजियन अपडेटिंग आप कैसे करोगे, जब आपके पास ज़्यादा रियल टाइम बेसिस पे डेटा आएगा. सो दैट इज हाउ यू हैव फॉर्म्ड योर पॉलिसीज इन टाइम. देन वही मैंने एमएसएमईज और उसके चीज़ के बारे में बात बताई कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी. जस्ट गो थ्रू दैट नाउ, यू विल बी एबल टू रिलेट टू. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द लास्ट 2 years फॉर योर एजाइल स्ट्रैटेजी या बाबल स्ट्रैटेजी. कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रही है. सो जस्ट यू नीड टू जस्ट एक बार रीड कर लेना कि क्या है, बट ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, कि इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. बट हैव अ ब्रॉड आइडिया कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स यूज करता है, जैसे रिटेल मोबिलिटी हो गया कि लोग शॉपिंग करना कितना जा रहे हैं, पावर कंजम्पशन हो गया, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. ई वे बिल्स, अगर बिजनेस नहीं चल रहा होगा, अगर लॉकडाउन होगा, लोग नहीं सामान खरीद रहे होंगे, तो क्या होगा, आपके जो ई वे बिल्स हैं जिसकी वजह से गुड्स मूव करते हैं अक्रॉस स्टेट्स, वही गिर जाएंगे. ये आपको फर्स्ट वेव में भी दिखाई दिया और सेकंड वेव में भी दिखाई दिया. हर चीज में आपको दिखाई देगा कि सेकंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो इट इज नॉट दैट एज प्रोनाउंस्ड एज द फर्स्ट वेव. फ्रेट एंड कार्गो ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा. देखो एनआरईजीए के केस में एकदम से इंक्रीज आएगा लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो बारबल स्ट्रैटेजी वो यही था कि बॉस ये लोग सारे के सारे घर जा रहे हैं, तो घर जाके क्या काम करेंगे, हाउ विल दे अर्न देयर इनकम. तो इसीलिए यू शुड हैव स्पेंड मनी ऑन, तो इसीलिए एनआरईजी में वर्क डिमांडेड एंड वो इंक्रीज हो गया. Sanam, the kind of question that you can be asked is that what is your barbell strategy, what is agile strategy, how did the government cope up, what was the government's response to COVID, what was its overall strategy, and then what is this agile strategy framework, Bayesian updating strategy framework क्या होता है. So overall in general you should have a macro sense of how the economy has evolved and what has been the steps of the government to evolve the economy. That is what you need to remember, not all these data points. ये data points और ये data इतना important नहीं है, ठीक है, but have a broad idea of how government. Then you can read this particular box कि इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा था, किस किस तरीके से इंडिया ने वैक्सीनेशन किया. Then I had talked about this global supply chain disruptions कि कैसे लॉजिस्टिकल आपका का पूरा डिस्ट्रप्शन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. सो एंड उसके अंदर मैंने आपको ये एक बताया कि 10 times हो गया था आपका कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. ये आपका वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स है. तो कैन यू इफ़ यू कैन सी कि एक कंटेनर की कॉस्ट जो है $1500 से इंक्रीज होकर $10,000 पहुंच गई है. सो विच शोज कि 10 गुना हो गई है ऑलमोस्ट, या फिर से 7 to 8 times हो गया है कॉस्ट ऑफ सेंडिंग वन कंटेनर. So which shows ki there is major global supply chain disruption. Then you can also add the concept of semiconductors, and now you can add the Russia Ukraine war जिसकी वजह से आपके basic metals का shortage हो गया, oil का shortage हो गया, and all of that has led to inflation. ये auto semiconductors का आ गया. फिर मैंने आपको जो supply side reforms करे बताए कि हमने supply side में बहुत सारे reforms करे हैं long term के अंदर. अपनी बीपीओ इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया है हमने, कुछ पीएलआई करके एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें हम इंडिया बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग दीज कमोडिटीज वी आर आस्किंग आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू मेक द प्रोडक्ट्स इन इंडिया. तो ये कुछ 13 पीएलआई वो हैं सेक्टर्स हैं. अगेन दीज सेक्टर्स जो लोग अगर if go ahead and appear for UPSC. So this could be a probable question for UPSC for this particular year, where they will probably give 4 sectors या 5 sectors के नाम दे देंगे और कहेंगे कि इन 5 sectors में कौन कौन से वो sector हैं जो PLI के अंडर आते हैं. तो उनमें से एक कोई sector नहीं होगा और बाकी सारे sectors होंगे या सारे के सारे sectors होंगे. So you need to pick that up. So until unless आपने ये याद करे हुए हैं या आपको आइडिया नहीं, आपको अगर आपको पता है कि अच्छा एक नहीं है, ऐसा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपको ये चूज करना है कि अच्छा ये तो नहीं है. अगर आपको एक भी पॉइंट मिल गया कि ये नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, नॉट टू सेलेक्ट कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से हैं. सो दैट इज हाउ यू अटेम्प्ट यूपीएससी क्वेश्चंस ऑफ दीज काइंड्स. यू कैन जस्ट गो थ्रू पॉइंटर्स एंड ग्रोथ आउटलुक फॉर नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर. कैन दीज आर द 80 पैरामीटर्स दैट आर गिवन फॉर दिस ईयर. So this is how you should cover this particular chapter, and as I told you, I'll just send you on the coordination group. I'll send you budget के numerical जो मैंने already YouTube पे videos डाले हुए हैं, you can watch those.